हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की भारत का इतिहास 1700 से 1857, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक फॉर कोर्स यानी कि आपका DSC 9 माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 7 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम बात करने जा रही है यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन 1700 से 1857। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 19वीं सदी के उन सुधार आंदोलनों की जिन्होंने भारतीय समाज को जकड़ी हुई कुरीतियों से मुक्त कराने का काम किया। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे 19वीं शताब्दी में भारत का समाज गहरी कुरीतियों और अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, स्त्रियों की शिक्षा का अभाव, अस्पृश्यता, जातिवाद जैसी समस्याएं आम थी। तो स्टूडेंट, जो 19वीं सदी का भारतीय समाज था वो अंधविश्वास, जातिवाद और सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ समाज था। उस समय सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता और महिलाओं की शिक्षा का अभाव था। लेकिन पश्चिमी शिक्षा और उदारवादी विचारों के प्रसार से भारतीय बुद्धिजीवियों ने इन बुराइयों को चुनौती देना शुरू किया। तो जब हमारे पश्चिमी शिक्षा और उदारवादी विचार भारत पहुंचे तो कई सुधारकों ने इनके खिलाफ आवाज उठाई। इसी में ही अंग्रेजी शासन और मिशनरियों की गतिविधियों से भी भारतीय समाज में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। तो जब अंग्रेजी शासन चल रहा था और जो मिशनरियों की गतिविधियां थी उनसे भी ये देखा गया, उनके अत्याचारों से, उनकी प्रथाओं से ये पता चला कि जो भारतीय समाज है उसमें सुधार की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। तो इस प्रकार सुधार आंदोलनों का उद्देश्य था धर्म और समाज को शुद्ध करना, आधुनिक बनाना और राष्ट्रीय जागरण को बढ़ावा देना। तो ये जो सुधार आंदोलन हुए थे ये कुछ ऐसे मुख्य उद्देश्यों के वजह से हुए थे जिसमें धर्म और समाज को शुद्ध करना, आधुनिक बनाना और राष्ट्रीय जागरण को बढ़ावा देना, इन सभी उद्देश्य के रखते हुए ही, ध्यान में रखते हुए ही जो ये सुधार आंदोलन थे इनकी शुरुआत करी गई थी। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागृति के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागृति के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रकृति की। तो सुधार आंदोलनों धार्मिक सुधार से शुरू होकर सामाजिक और राजनीतिक सुधार तक पहुंचे। तो जो सुधार आंदोलन थे उनकी जो शुरुआत हुई थी वो धार्मिक सुधार से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जो ये सुधार आंदोलन थे ये धार्मिक सुधार से सामाजिक सुधार में बदले और सामाजिक सुधार से राजनीतिक सुधार में भी ये बदल चुके थे। तो इनकी प्रकृति तर्कवाद, मानवतावाद और प्रकृतिवाद पर आधारित थी। तो जो सुधारवाद आंदोलन थे उनकी प्रकृति थी तर्कवाद, मानवतावाद और प्रकृतिवाद। तो इन्होंने भारतीय समाज में आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। तो जो सुधार आंदोलन थे इनसे जो भारतीय समाज था उसमें महिलाओं के प्रति आत्मसम्मान, महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ा और जो राष्ट्रीय चेतना थी उसको भी इन्होंने जागृत किया। तो यही थे हमारे सुधार आंदोलनों की प्रकृति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा कारण का आता है। तो किन किन कारणों से सुधार आंदोलन करने पड़े। सबसे पहला आता है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, नए विचार, विज्ञान और तर्कवाद। तो नए विचार, विज्ञान और तर्कवाद को बढ़ाने के लिए जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार था वो किया गया। सेकंड हमारा आता है पश्चिमी उदारवाद और मानवाधिकार की अवधारणा। तो जो पश्चिमी उदारवाद और मानवाधिकार की जो अवधारणा थी वो उस समय बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। तो इन कारण से भी जो सुधार आंदोलन है उनको थोड़ी तेजी प्राप्त हुई। थर्ड आते हैं मिशनरी और की आलोचना ने भारतीयों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित किया। तो जो मिशनरियों की आलोचना थी उनसे भारतीयों में भी आत्ममंथन होने लगा।
फोर्थ है प्रेस और छापाखाने का विकास, जिससे कि विचारों का प्रसार होता था। तो ये सभी कारण थे जिन कारणों से सुधार आंदोलन हुए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ब्रह्म समाज। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे ब्रह्म समाज की, जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे राजा राममोहन राय जी की। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे राजा राममोहन जी राय जी है भारतीय पुनर्जागरण के जनक। तो जो राजा राममोहन राय जी है उनको कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। सती प्रथा का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1829 में सती प्रथा पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। तो जब 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा बनाई और 1828 में तब जाके उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे भारतीय पुनर्जागरण के जनक है और जो हमारे ब्रह्म समाज के जनक है वे हमारे राजा राम मोहन राय जी है। और जब सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया और सती प्रथा का विरोध करने के बाद 1829 ईस्वी में जो सती प्रथा थी वो कानूनी रूप से प्रतिबंध उस पर लगा दिया गया। सेकंड आया आत्मीय सभा 1815। तो सामाजिक सुधार की पहली पहल जहाँ यहीं से ब्रह्म समाज की नींव पड़ी, यानी कि 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा बनाई और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई। सेकंड आता है फिर हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में हुई। उद्देश्य क्या क्या था इसमें? उद्देश्य था एकश्वरवाद और तर्कपूर्ण धार्मिकता का प्रचार, यानी कि एकश्वरवाद का प्रचार और जो मूर्ति पूजा का विरोध था वो सब इसमें रखा गया। सिद्धांत में था इसका मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध करना, साथ ही एक ही ईश्वर में विश्वास रखना और जातिवाद और अस्पृश्यता का विरोध करना। तो सती प्रथा के खिलाफ भी इन्होंने संघर्ष किया। साथ ही इन्होंने बाल विवाह, जातिवाद, इन सभी के खिलाफ भी संघर्ष किया और महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया। साथ साथ धार्मिक सुधार किए, जिसमें वेद और उपनिषदों पर आधारित सरल आस्था थी। सामाजिक कार्य में बाल विवाह, बहुविवाह, जातिवाद का विरोध किया। साथ ही महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक रहे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आते हैं किसानों का समर्थन। किसानों के अधिकारों की बात भी इन्होंने करी। प्रेस की स्वतंत्रता में राजा राममोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव किया। शैक्षिक कार्य में विज्ञान और आधुनिक शिक्षा के समर्थक रहे। साथ ही ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज में आधुनिकता और प्रगतिशीलता की नींव डाली। तो स्टूडेंट, एक विधवा महिला ब्रह्म समाज की बैठक में आती है और पहली बार उसे पुनर्विवाह का अधिकार मिलता है। तो यही था हमारा ब्रह्म समाज, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट समाज आता है वो हमारा आर्य समाज आता है, जिसकी जो स्थापना की थी वो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। तो भारतीय समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, जातिवाद को दूर करने का प्रयास। तो जो आर्य समाज था इसका जो स्थापना की गई थी वो मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और जातिवाद को हटाने जैसे जो उद्देश्य थे उन सभी उद्देश्य से आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। वेदों की ओर लौटो का नारा। तो इनका जो नारा है वो बहुत ही फेमस माना जाता है, वेदों की ओर लौटो। ये नारा स्वामी दयानंद जी ने दिया था। वे मानते थे कि सच्चा धर्म वेदों में निहित है। तो उनका जो सिद्धांत है वो यही सिद्धांत है कि वेद ही सच्चा धर्म है, ये उनका सिद्धांत कहता है। स्थापना हुई 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की। तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई मुंबई में, जो कि हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो यही थी हमारे स्थापना। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो सिद्धांत क्या आता है। सिद्धांत में हम देखेंगे तो एकछवाद, मूर्ति पूजा, इन सभी का विरोध किया। जातिवाद और छुआछूत का इन्होंने विरोध किया। स्त्रियों की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के ये भी समर्थक रहे। तो ये सभी इनके सिद्धांत थे। इसके बाद आते हैं सामाजिक धार्मिक कार्य। सामाजिक धार्मिक कार्य में देखें तो समाज सुधार और शिक्षा का प्रसार इन्होंने किया। डीएवी स्कूल की स्थापना इन्होंने करी और स्वदेशी आंदोलन में इनकी भागीदारी रही, जिसमें इन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। और आर्य समाज ने समाज में राष्ट्रवाद और आत्मसम्मान की भावना भी पैदा करी। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे सामाजिक धार्मिक कार्य, यही था हमारा आर्य समाज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रार्थना समाज की, जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वे थे हमारे आत्माराम पांडुरंग जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे आत्माराम पांडुरंग जी है। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में करी थी। सुधारक जो रहे वे थे महादेव गोविंद रनाडे
और जातिवाद, बाल विवाह का विरोध और महिला शिक्षा का समर्थन। तो यही था हमारा प्रार्थना समाज। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है यंग बंगाल आंदोलन, जो कि हमारा 1820 से 1830 के बीच में चला। इसका जो नेतृत्व किया वो हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया। विचार थे इसमें तर्कवाद, स्वतंत्रता, जातिवाद और अंधविश्वास का विरोध। प्रभाव किन किन पर पड़ा? प्रभाव पड़ा युवाओं में स्वतंत्र विचार और जागरूकता पर। तो यही था हमारा यंग बंगाल आंदोलन। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो सत्यशोधक समाज आता है। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1873 ईस्वी में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वे हमारे ज्योतिबा फूले थे, और पुणे में इन्होंने इसकी समाज की स्थापना करी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ज्योतिबा फूले जी है, तो इन्होंने 1873 ईस्वी में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। शूद्रों, दलितों और महिलाओं का उत्थान करने के लिए इन्होंने इस समाज की स्थापना करी थी। इन्हीं उद्देश्य से इन्होंने इस समाज की स्थापना करी। साथ ही इन्होंने महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, और जातिवाद और ब्रह्मवादी परंपरा जो थी उन सभी का इन्होंने विरोध किया। तो ये थे सत्यशोधक समाज। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा पारसी सुधार आंदोलन का आता है, जिसमें पारसी प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, और आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए पारसी सुधार आंदोलन की जो स्थापना थी वो करी गई थी। यही था हमारा पारसी सुधार आंदोलन। इसके बाद आता है मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन। तो मुस्लिम में भी बात कर लेते हैं। तो मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन में नेता जो थे इसके वे थे सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन देखने को मिलता है, जो कि मुस्लिमों की आधुनिक शिक्षा के लिए किया गया था। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता का प्रचार हमें इसमें देखने को मिलता है, और इस्लाम को आधुनिक समय के अनुरूप ढालने का प्रयास भी मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन में किया गया। तो यही थे हमारे कुछ ऐसे आंदोलन जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। जातिवाद, अस्पृश्यता, सती प्रथा, मूर्ति पूजा जैसी बुराइयों को चुनौती मिली। तो जो 19वीं सदी का सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, इसमें कुछ ऐसी प्रथाएं थी जिनको चुनौती मिली, जो कुरीतियों में गिनी जाती है। साथ ही महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों का रास्ता भी खोला गया। शिक्षा, समानता और मानवाधिकार की नींव पड़ी। इन आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्र आंदोलन के लिए वैचारिक आधार तैयार किया। तो समाज में नई चेतना और आत्मसम्मान जगाया गया, और सबसे महत्वपूर्ण भारत के राष्ट्र आंदोलन के लिए वैचारिक आधार भी इन्होंने ही तैयार किया। तो स्टूडेंट यही थी कहानी हमारी 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की। ये जो आंदोलन थे केवल आंदोलन ही नहीं थे, बल्कि ये सुधार भी लाए, और साथ साथ आने वाली जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी नींव भी ये बनकर उभरे। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 4 का ही आता है, जो कि हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 8। तो यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 8 में हम बात करेंगे स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा की, जो कि हमारे 1700 से 1857 के बीच में चली। तो स्टूडेंट आज हम जानेंगे कि 1700 से 1857 के बीच भारत की शिक्षा प्रणाली कैसे बदली, कैसे गुरुकुल और मदरसों से निकलकर यह अंग्रेजी स्कूल और आधुनिक विश्वविद्यालय तक पहुंची। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे भारत में शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित थी। तो स्टूडेंट जो भारत में शिक्षा का इतिहास देखने को मिल जाता है वो हमें बेहद ही पुराना इतिहास देखने को शिक्षा का मिल जाता है। और पहले जो होता था वो जो शिक्षा होती थी वो धर्म, नैतिकता और संस्कृति पर होती थी। लेकिन जब मध्यकाल में जो शिक्षा का केंद्र मदरसे और मकतब थे, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उनके बाद से जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भारी बदलाव हो गए। तो अंग्रेजों के आगमन के बाद शिक्षा प्रणाली में भारी बदलाव हो गए। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वदेशी शिक्षा का। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वदेशी शिक्षा के बारे में। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भारत में शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। तो जो प्राचीन भारत था उसमें स्कूलों की जगह गुरुकुल होते थे। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। मतलब कि जिस भी विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करनी होती थी वो
गुरुकुल में ही अपना जीवन करता था जब तक उसको शिक्षा नहीं प्राप्त होती। उस समय शिक्षा का जो विषय थे उसमें वेद, उपनिषद, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, राजनीति ये सभी उस समय शिक्षा के मुख्य विषय थे और इन सभी का उद्देश्य था चरित्र निर्माण करना, आत्मज्ञान और समाज सेवा को बढ़ावा देना। तो यही था हमारे प्राचीन भारत में शिक्षा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आती है वो हमारी आती है मध्यकालीन भारत में शिक्षा। तो अब हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत में शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का केंद्र मदरसे और मकतब थे। तो मध्यकाल में जो शिक्षा का केंद्र था वो गुरुकुल से बदलकर मदरसे और मकतब पर पहुंच गया था। इस समय कुरान, इस्लामी, कानूनी साहित्य, दर्शन, गणित और खगोल विज्ञान इन सभी के बारे में पढ़ाया जाता था और यहाँ भी शिक्षा का लक्ष्य धार्मिक और नैतिक विकास करना ही रखा गया। तो यही था हमारा मध्यकालीन भारत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में। तो अंग्रेजों ने भारत में अपने हितों को देखते हुए शिक्षा प्रणाली को बदला। तो स्टूडेंट जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत में अपने हितों को देखा और उसी के अनुसार जो शिक्षा प्रणाली थी उसको ढाल लिया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है उसमें हमारा रहता है प्राच्यवादी नीति, जिसमें शुरुआती अंग्रेज अधिकारी भारतीय भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के पक्ष में थे। तो जो अंग्रेजी अधिकारी थे स्टार्टिंग में, उन्होंने क्या किया, जो भारतीय भाषाएं थी जैसे हिंदी भाषा हो गई, इन सभी जो भारतीय भाषा हो गई या भारतीय भाषा का जो साहित्य होगा, उन सभी को इन्होंने बढ़ावा दिया और साथ साथ इन्होंने संस्कृत और फारसी के अध्ययन को भी बढ़ावा दिया। तो ये उनकी प्राच्यवादी नीति हुई ताकि वे अपना जो कब्जा है वो आखिर सालों तक जमाए रखे। उसके बाद आई उनकी अंग्रेजी नीति। अंग्रेजी नीति में जो हमें नाम सुनने को मिलता है शिक्षा के क्षेत्र में, वो सबसे पहले लॉर्ड मैकाले जी का मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे लॉर्ड मैकाले जी है। तो 1835 में लॉर्ड मैकाले का मिनट आया जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी। तो 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने एक अपना प्रस्ताव रखा मिनट का, जिसमें जो प्रस्ताव में रखा गया उसमें अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें कहा गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। उद्देश्य था ऐसे भारतीय तैयार करना जो सोच में अंग्रेज हो लेकिन दिखने में भारतीय हो। तो स्टूडेंट ऐसे भारतीय तैयार करना जो कि रंग रूप से तो भारतीय देखने में लगे लेकिन जो उनकी सोच हो वो अंग्रेजी वाले हो। तो यही इसी अंग्रेजी नीति, इस लॉर्ड मैकाले का मिनट का उद्देश्य था। तो यही थी हमारी अंग्रेजी नीति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है ब्रिटिश शासन में शिक्षा प्रणाली को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश शासन की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो ईसाई मिशनरी ने जो थे उन्होंने स्कूल खोले। तो स्कूल की जो शुरुआत की गई वो सबसे पहले ब्रिटिश शासन में की गई ईसाई मिशनरियों द्वारा। अंग्रेजों ने उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए। तो इसी समय जो कॉलेज और विश्वविद्यालय थे उनकी भी स्थापना हुई जो कि उच्च शिक्षा के लिए होते थे। साथ ही शिक्षा का लक्ष्य प्रशासनिक कामों के लिए क्लर्क और बाबू तैयार करना था। तो प्रशासनिक कामों के लिए अब जो उद्देश्य था शिक्षा का वो बदलकर प्रशासनिक कार्य कर लिया गया। अब सांस्कृतिक कार्य को हटाकर प्रशासनिक विषय को पढ़ाया जाता था। तो यही था हमारा ब्रिटिश शासन में शिक्षा प्रणाली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है आधुनिक शिक्षा का विकास। तो अब हम बात कर लेते हैं जो आधुनिक शिक्षा है उसका विकास किस तरीके से हुआ। तो आधुनिक शिक्षा के विकास में हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में, जो कि हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1823 है। तो इसमें पहली बार शिक्षा के लिए वार्षिक 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था हुई। तो चार्टर एक्ट में पहली बार शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया और इसमें सरकार को शिक्षा की जिम्मेदारी भी प्रदान की गई। तो ये था हमारा चार्टर अधिनियम 1813। इसके बाद हमारा आया चार्टर अधिनियम 1833। इसमें अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद आया वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया। तो इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा की रूपरेखा बनाई गई। तो जो हमारा वुड्स डिस्पैच 1854 का समझौता है इसे हमारा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है, क्योंकि इसमें प्राथमिक से लेकर जो विश्वविद्यालय तक की शिक्षा थी उन सभी की एक रूपरेखा बनाई गई। साथ साथ तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा पर भी इसी में जोर दिया गया। तो जो हमारा वो मैग्ना कार्टा था इसी में ही तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया। तो ये था हमारा वुड्स डिस्पैच 1854। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जातीय बुद्धिजीवियों का उदय। नए शिक्षित वर्ग का निर्माण हुआ। राजा राममोहन राय, चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक सामने आए। तो ये जो शिक्षा थी इन शिक्षकों से ही
राजा राममोहन राय, ईश्वर विद्याचंद्र सागर जैसे जो समाज सुधारक थे वे निकल कर आने लगे, जिससे कि राष्ट्र आंदोलन का विकास हुआ। तो जो शिक्षा थी उसने स्वतंत्रता संग्राम के बीज बो दिए और सामाजिक सुधारों की भी शुरुआत इसी समय हुई, जिसमें बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ जो आंदोलन थे वे शुरू हो गए थे और लोगों में भी जागरूकता बढ़ रही थी, जिससे कि शिक्षा से आम जनता में सामाजिक और राजनीतिक चेतना फैली और शिक्षा और विज्ञान पर ध्यान दिया जा रहा था, जो कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के अध्ययन से नई सोच भी विकसित हो रही थी। भारतीय संस्कृति विरासत को भी कायम रखा गया, जिसमें शिक्षित वर्ग ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की और सभी के लिए सुलभ शिक्षा हो गई। तो जो शिक्षा थी वो धीरे धीरे आम जनता तक भी पहुंचने लगी थी। पारंपरिक शिक्षा से भी दूरी बन गई थी, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के कारण लोग गुरुकुल और मदरसों से दूर होने लगे और आधुनिक शिक्षा की महंगी प्रकृति को देखकर जो शिक्षा थी वो गरीब वर्ग के लिए कठिन थी, क्योंकि उस समय जो स्कूल कॉलेज थे वो बहुत ही महंगे थे। तो यही सब थे हमारे अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रभाव हुआ, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम बात कर लेते हैं, स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा का मिश्रण भारत में नई चेतना लेकर आया। तो स्टूडेंट, जो स्वदेशी और आधुनिक शिक्षण है, इन दोनों के मिश्रण से भारत में एक नई चेतना पैदा करी, जिससे कि भारतीय समाज में आधुनिकीकरण, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीयता का विकास हुआ। लेकिन जो हमारी पारंपरिक शिक्षा थी वो कमजोर हो गई और शिक्षा अमीरों तक ही सीमित रही। तो स्टूडेंट, यही था हमारे स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा 1700 से 1857 की। यही शिक्षा ही थी जिसने समाज को नई सोच दी, स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर 4 में हमारे टोटल 2 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही थी हमारी 4th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, जो कि हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है, इसके बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।